नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कूटनीति कहती है कि चाहे जो आपका पड़ोसी है वो कितना भी खतरनाक हो, दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, बातचीत तब तक होनी चाहिए जब तक बातचीत से समाधान न निकल जाए। लेकिन युद्ध नीति कहती है कि दुश्मन अगर आपकी 1 इंच जमीन पर नजर डाले तो उसे शिकस्त दें, पीछे की ओर धक्का दें। भारतीय सेना को जिस तरह की आजादी अब मिली है नीतियों से, वो बहुत कुछ कहती है। कम से कम चीन को सावधान हो जाने की जरूरत है। सरहद पर अपने हिस्से के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के रणबांकुरे ऐसे ही गरज रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट सेना को मिल गई। तो इस तस्वीर को देखकर आप अपने रणबांकुरों को सलाम भेजिए। बहुत हद तक ये तस्वीर सिक्किम के पास सीमा की हो सकती है, जहां हमारे जांबाजों ने चीनी सैनिकों की हालत खराब कर दी। रूस जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। उस बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन गई। खबर है कि उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को गोली का जवाब गोली से देने की खुली छूट दे दी। गलवान नाला इलाके में 15 जून को चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए चीनी सेना के साथ आक्रामक रुख अपना लिया है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडरों के साथ बैठक की, तो वहीं सरहद पर चीनी सेना के साथ बैठक के दौरान भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि चीन को मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। मतलब साफ है, अब भारतीय सेना चीनी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उस बैठक के बाद आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना की मुस्तैदी बनाई रखी जाएगी। साथ ही सेना को दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना खुद ही कोई भी फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। चीन की मक्कारी देखिए कि पुराने समझौतों की दरो दीवार को गिरा देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि भारत की ताकत की दीवार टूटने वाली नहीं है। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared. गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की नजर है। चीनी सेना LAC पर आर्टिलरी और टैंक्स के साथ मौजूद है, तो हमारी सेना करारा जवाब देने को मचल रही है। दूसरा मोर्चा पेंगोंगसो के पास बने फिंगर पॉइंट हैं, जिनमें फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना के सामने हमारे जांबाज डटे हैं। इन तस्वीरों में साफ है कि भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। तो आज तक आपको दिखा रहा है कि पेंगोंगसो झील पर हिंदुस्तान क्यों 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। करीब 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंगसो झील पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके उत्तर तरफ का इलाका चीन के पास है, जबकि दक्षिण तरफ का हिस्सा भारत के पास है।
19 अगस्त 2017 को भी इस झील पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, लेकिन इस बार भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाने की ठान ली है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है ताकि सेना कोई भी हथियार डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से खरीद सके। इस फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। इन पूरी तैयारियों के बावजूद भारत ने बातचीत का रास्ता छोड़ा नहीं है। सरहद पर तनाव के बीच चीन के नियंत्रण वाले हिस्से मोल्डो में दोनों सेनाओं की बातचीत हुई। भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की, तो चीन की तरफ से शिनजियांग सैन्य जिले के चीफ मेजर जनरल लिू लिन आए। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मुद्दा ये उठा कि गलवान जैसी घटना ना हो। नो मेंस लैंड से दोनों सेनाएं पीछे हटें और तनाव कम किया जाए। वैसे इन सब के बीच उम्मीद है कि आर्मी चीफ भी इस हफ्ते लद्दाख जाएंगे। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि चीन अगर बात से मान जाए तो बात सही, नहीं तो फौजी घात भी हिंदुस्तान को आता है। लेह में श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन को शिकस्त देने का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो चुका है। दरअसल चीन के पास बहुत ज्यादा दोस्त है नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे मोर्चे खोला हुआ है, बहुत सारे देशों की जमीन हड़पना चाहता है। उसे एक उम्मीद थी रूस से, लेकिन रूस भारत का पारंपरिक मित्र है। राजनाथ सिंह वहां जा रहे हैं, बातचीत होगी रक्षा मंत्री की वहां पे, और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नया मोर्चा खोलने वाले हैं। चीन ने सीमा पर तनाव दिया, अब उसे दबाव में लाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को के लिए उड़ चले। वायुसेना के स्पेशल विमान गगनदूत से रक्षा मंत्री भारत की कूटनीति के नए दूत बनकर उस रूस से दोस्ती की नई कहानी लिखने गए हैं, जो भारत का बहुत पुराना दोस्त है। नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री मंगलवार को विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे आगे इस यात्रा के बहुत मायने हैं। ये यात्रा और ये विजिट बहुत दिनों में पहले तय की गई थी, लेकिन हमारे रीसेंट अनुभव के बाद ये बड़ा आवश्यक है कि रूस की लीडरशिप में चीन और भारत एक दूसरे से बात करें और शायद इन कई बातों का खुलासा हो और एक समझदारी का रास्ता निकले। चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने का ब्लूप्रिंट हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है। रूस से भारत की दोस्ती तो काफी पुरानी है, लेकिन इस बीच चीन ने भी रूस की तरफ अपनी दोस्ती का पासा फेंका। अब भारत के रूस की तरफ बढ़ी पुरानी दोस्ती के रिन्यूअल वाले कदम ड्रैगन को परेशान कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रक्षा मंत्री की रूस यात्रा कई मायनों में अहम है। खासतौर से इस वक्त चीन के मुकाबले में लेह में तैनात लड़ाकू विमान सुखोई और T-90 जैसे टैंकों के जरूरी कलपुर्जों के साथ ही सेना को दूसरे सैन्य साजो सामान की भी जरूरत है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि रूस एक पुराना मित्र होने के नाते इस मुश्किल समय में भारत का साथ देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां रूस ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नेताओं से भी मिलेंगे, बस चीन के नेताओं को छोड़कर। लद्दाख में चीन ने जो किया है उसका खामियाजा उसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी भुगतना पड़ सकता है। ये चीन की कूटनीतिक विफलता साबित होगी। मॉस्को के दौरे में राजनाथ सिंह चीन से मुलाकात नहीं करेंगे। इससे भारत एक मैसेज चीन को देना चाह रहा है कि भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय डिप्लोमेटिक संबंध हैं वो तब तक पटरी पर नहीं आएंगे जब तक चीन कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिससे भारत में विश्वास बढ़ेगा कि चीन भी ये जो संबंध है द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी चाहता है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को एक झटका अगर रूस की राजधानी मॉस्को में लगने जा रहा है तो दूसरा झटका भी मंगलवार को ही लगने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में चीन को घेरेंगे तो नई दिल्ली से ही एक कूटनीतिक दांव विदेश मंत्री एस जयशंकर चलेंगे। रशिया, इंडिया, चाइना यानी RIC ग्रुपिंग की विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीन बेनकाब हो जाएगा। RIC की इस डिजिटल बातचीत में चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं।
यूं तो सामने से कोरोना वायरस और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर बात होगी, लेकिन कूटनीति में असल मुद्दा घुमा फिरा कर भी सामने आ जाता है। चीन को दूसरे स्तर पर विदेश मंत्रियों की बातचीत में घेरा जाएगा तो तीसरा और आखिरी मोर्चा सितंबर में खुलेगा, जब G7 का विस्तार होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की उस बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे जो दुनिया की सबसे ताकतवर लीग है, और जो G7 से हो जाएगा G10। भारत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये न्योता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। अमेरिका इस ग्रुप का विस्तार चाहता है, जिसमें भारत के आने से चीन तिल मिलाया हुआ है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया जाएगा। पहले से ही इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। पहले G7 को G11 बनाने की तैयारी थी, लेकिन रूस के इंकार के बाद G10 बनाने पर मुहर लगी। चीन तो पहले दिन से भरमाया हुआ है। उसने भारत को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भारत की कूटनीति में आई आक्रामकता चीन की सारी चालों के दरवाजे तोड़ती जा रही है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन को जमीन पर शिकस्त देने की तैयारी है, चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर शिकस्त देने की तैयारी है, लेकिन इसके साथ ही समुंदर, भले ही सीमाओं पर वैसा कोई मुकाबला न हो, लेकिन समुंदर में भी हम ऐसी साठगांठ कर रहे हैं जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। दक्षिण चीन सागर में जो कुछ चीन कर रहा है, उसके खिलाफ भारत क्या कर सकता है, यह दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सरहद पर तनाव, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी। लेकिन चीन की ऐसी शातिराना चाल पर भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ दुनिया भी चीन की भद्दी कूटनीति और धोखेबाज सामरिक खेल को समझ चुकी है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. जिस दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहा है, अब वहीं पर उसको घेरने की तैयारी हो रही है। और इसके लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी ने समुद्री चक्रव्यूह तैयार किया है। रणनीतिक तौर पर दक्षिण चीन सागर भारत के लिए काफी अहम है। भारत के लिए ये पारंपरिक रूट रहा है। दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति से उसके पड़ोसी मुल्क भी बेहद परेशान है। चीन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है, जिसमें वो जबरन ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है। चीन इस जोन के अंदर प्रतास, पारसेल और स्पार्टले द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है। इन द्वीपों को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। चीन से परेशान इन देशों की दोस्ती भारत से बढ़ी है, जिससे चीन को मिर्ची लगी हुई है। तो एक प्रकार चीन के ऊपर दबाव है कि चीन जो है एक प्रकार से छोटी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल के पूरा साउथ चाइना सी अपना मानता है, जो कि एक प्रकार से गलत है। और चीन अभी वहाँ पर इन देशों की मदद कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके। और 2-3 चीज़ें हैं जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जिसमें सभी को बराबर की हिस्सा मिले। इतना ही नहीं, अगर आप दुनिया के तमाम देशों की सूची देखें तो भारत के पक्ष में कई देश खड़े मिलेंगे। 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट के समय फ्रांस ने साथ दिया। 1971 और करगिल युद्ध में इजराइल भारत के साथ रहा। 1962 के चीनी युद्ध के समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन किया था। यूरोप में जर्मनी से ब्रिटेन तक भारत के साथ हैं। अमेरिका तो हर कदम पर साथ देने की बात करता है। और रूस से दोस्ती की नई इबारत लिखने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद गए हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ बस 2 देश दिखते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा उत्तर कोरिया, और दोनों की कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान और वजूद नहीं है।
दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये गवाह है 1962 के जंग का, क्योंकि जब चीन ने विश्वासघात किया था तो इस इलाके ने सबसे अधिक झेला था, लद्दाख ने बहुत कुछ देखा था। अब बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया था। भले ही आपके मन में या किसी और के मन में हल्की सी भी एक आशंका आती हो कि 1962 का युद्ध क्यों भारत जीत नहीं पाया, लेकिन इन सैनिकों के मन में किसी भी तरह की आशंका नहीं है। ये कहते हैं हम बहादुरी से लड़े, ये कहते हैं कि अगर आज की तारीख में जो साजो सामान है, जो हथियार हैं, वो हमारे हाथों में होते तो चीन को ऐसी शिकस्त देते कि वो भूलता नहीं। वो आज भी याद करते हैं हिंदी चीनी भाई भाई के वो नारे जो शिकस्त की सबसे बड़ी कारण बना था। जो अभी बोल रहा है ना गलवान नाला, उस साइड से गया था डीबीयू छुट्टी जाने के लिए। वहाँ जो जट रेजिमेंट लाया वहाँ पठानकोट से, तो वो लोग बोला हम 24 घंटा हम रुकेगा उनको। रात के 1 बजे उनका फेयरिंग हो गया, तो उनको गेट के लिए मेरे को भेजा। जब मैं गया जहाँ पोस्ट पर जाना था, वो पोस्ट कब्जा था उनका चेन्नई का, मतलब धुआं कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर मैंने पूरे को रुकाया। ये जो पीछे जो टेक जंक्शन बोलता है, उससे थोड़ा आगे जाके वो पोस्ट से पीछे, वहाँ टिगरी पर कोई चाइना का नहीं था। फिर भी हम लोग वहाँ चढ़ाया है ना। एक कैप्टन था, वो बोला ऊपर चढ़ जाओ, तो वहाँ कोई फैर करने का कोई नहीं, चारों तरफ से उन्हें घेरा या घेर लिया, तो हम लोग थोड़ा पीछे हटना पड़ा टेक जंक्शन में। प्लेन्स से जो आते थे, आप लोग तो लद्दाख के थे, तो आप लोग को तो आदत थी इस ठंड की, लेकिन वो जो आते थे उनके लिए क्या ये काफी था उस ठंड से लड़ने के लिए? उनके लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि वहाँ पठानकोट से डायरेक्ट डीबीयू वहाँ उतार के चलना है फिरने में। फिर भी वो लोग ने इतना हिम्मत बोला, जाट रेजिमेंट ने, हमने 24 घंटा रुकेगा। उसके बाद वो ठंड था, बेचारियों का हाथ जो, क्योंकि मोटर एमएमजी सब ठंड है, तो हाथ सबके अंगुली सड़ गया, इसलिए पूरा पीछे हटना पड़ा उस टाइम। अभी तो सब कुछ है ना, हथियार, मोटर, हर एक चीज हैवी है ना। बहादुरी तो हमेशा से थी हमारे में। हाँ, बहादुरी तो उस टाइम में भी था, मगर हथियार जो कमजोर, एक छोटा सा वो 303 बोलता राइफल, एक फेर कर दिया, फिर लोड करते रहो, बहुत टाइम करता था। चीन लोकतंत्र नहीं है, उसे मालूम नहीं कि किस तरीके से अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। हिंदुस्तान में इसकी आजादी है, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग भी हों, देश के लिए सबकी सोच अलग अलग भी हो, लेकिन उसका लक्ष्य एक होता है, देश की बेहतरी। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। चीन को सबक सिखाने के मुद्दे पर पूरा देश एक सुर में बोलने लगा। सियासी मतभेद के बीच तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार को खुला समर्थन दिया कि चीन से निपटने के लिए वो सरकार के साथ है। एनसीपी के शरद पवार, बीएसपी की मायावती, वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, टीएसआर के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगा ने सरकार का समर्थन किया। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सारे देश को एक होके
कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने सरकार पर सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन चीन के खिलाफ उनके तेवर भी आम हिंदुस्तानी की तरह है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव भरा एक तीखा बयान दिया है। चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान वैली और पेंगोंग त्सो में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और न ही अपनी भूभागीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। इस पर मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान सिर्फ शब्दों का आडंबर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के आचरण और कदम ऐसे हैं, कोई भारतीय उन पर यकीन नहीं करेगा। याद रखिए, ये वही कांग्रेस है जो हमेशा सैन्य बलों पर सवाल खड़े करती रही है और उनका मनोबल गिराती रही है। लेकिन इन राजनीतिक वार पलटवार के बीच पूरे देश के सीने में यही जज्बात सुलग रहा है कि अब की बार चीन को कौड़ी का 3 बना देना है। आज तक ब्यूरो। खास पेशकश आप देख रहे हैं जहां पर सैन्य नीति, कूटनीति से किस तरीके से चीन को हम घेरेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब बात जरा आर्थिक कर लेते हैं, क्योंकि चीन उसी बाजार के दम पर पूरी दुनिया में हुंकार भरता है, लेकिन भारत में तो जनता ही उठ खड़ी हुई है चीन को सबक सिखाने के लिए। बॉर्डर पर भारतीय सेना के खुल गए हाथ। मजबूर किया तो चीन को गोली से मिलेगा जवाब। विश्व बिरादरी के बीच चीन होगा बेनकाब। चीन पर इससे भी भयंकर होगा तीसरा प्रहार। चीन के अरबों डॉलर के व्यापार का बहिष्कार। देश ने ठान लिया है कि अब ये नहीं होगा कि चीन हमारे ही पैसों से हथियार बनाए और हमारे ही जवानों को शहादत देनी पड़े। 135 करोड़ की आबादी वाले भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन को आर्थिक तौर पर तोड़कर ही दम लेगा। देश के कारोबारियों ने मुहिम तेज कर दी है कि वो मेड इन चाइना सामान न खरीदेंगे और न ही ग्राहकों को बेचेंगे। भारत माता की। चीन के करतूतों की वजह से चीन के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा है और अपनी अपनी तरह से उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये जयपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी जयपुर व्यापार मंडल के, जो कि तय किया है जिन्होंने कि चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीन के सामान नहीं बेचेंगे और नहीं किसी को बेचने देंगे। आज के दिन हमने जयपुर के लोगों को नहीं, राजस्थान के लोगों ने, पूरे देश के लोगों को जयपुर से आह्वान किया है कि इस चीन के सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि दुश्मन के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो हमारे फौजियों को मारेगा। दरअसल भारत में चीन से आने वाले सामान में करीब 60% सामान गैर जरूरी होते हैं। उनके बिना भी भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी तरफ उन पैसों से चीन को मालामाल होने से रोका जा सकेगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कारोबारियों का मानना है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस दिशा में देश आगे बढ़े तो चीन से हिमाकत की कीमत वसूली जा सकती है। हम 135 करोड़ लोगों का एक समूह, एक देश है जिसके इतने लोग बेरोजगार हो जाए क्योंकि सस्ता माल लाने से, तो आज न कल न कभी तो समझना पड़ेगा हमको कि हम सस्ता माल छोड़ें। देश के कारोबारी मेड इन चाइना बहिष्कार 2 कदम आगे बढ़कर कर रहे हैं। अब चीन के बहिष्कार का मैसेज भारत में बने सामान पर दर्ज किया जा रहा है। नए नए तरीकों से चीन को सबक सिखाने की शुरुआत हो चुकी है। इस मुहिम का साथ अब लोग खुलकर दे रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी फैलने के बाद मास्क पहनना अब अनिवार्य हो गया है, तो मास्क पर ही इन्होंने देखिए बाइकॉट मेड इन चाइना का जो है वो स्लोगन लिखवाया है। यानी कि
लोग जो हैं इस दुकान से मास्क खरीद सकते हैं अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, लेकिन साथ ही में चीन के खिलाफ एक संदेश भी है। 4 दिन पहले जो चाइना ने हरकत किया, हमारे बॉर्डर पे जवानों को शहीद किया है और हमारे जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जो हरकत हुई है चाइना के एंड से, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हमारे हिंदुस्तान के सर पे चलती है ज्यादातर, तो हम वो देखते हुए हमारे दिल में भी बहुत आक्रोश है, हमारे गुस्सा है। रातों रात चीन के सामान का इस्तेमाल बंद कर देना या उनकी खरीद बिक्री संभव नहीं, लेकिन कारोबारी हों या आम लोग, उनकी कोशिश ये है कि वो चीन के सामान का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर दें। इसकी मिसाल कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर सूरत ने कायम की है। यहाँ के एक कारोबारी 10 साल पहले जहाँ 5 करोड़ मीटर चाइना सिल्क मंगवाया करते थे, वहीं आज उन्होंने इसे धीरे धीरे कम करते हुए 10 लाख मीटर कर दिया है। चाइना सिल्क की जगह अब देश में उससे सस्ता और अच्छा सिल्क बन रहा है। जब स्टार्ट किए थे उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 लाख मीटर कपड़ा बनता होगा, अभी मिनिमम तो कम से कम 10 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। जो नेचुरल फैब्रिक्स विस्कोस बेम्बर में जो हम लोग प्योर सिल्क के सामने जो हमने दिया, और जो प्योर सिल्क से अच्छा है, रेट वाइज उससे भी आधा से कम है। इस बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने भी चीनी उत्पाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कन्फेडरेशन ने बाइकॉट के लिए 500 चीनी उत्पादों की सूची जारी की है। इसका मकसद दिसंबर 2021 तक चीन के सामान का $13 अरब का आयात कम करना है। CAIT ने कई फिल्मी हस्तियों और खेल जगत के सितारों से अपील की है कि वो चीनी उत्पादों का विज्ञापन करना बंद कर दें। सरहद पर चीन को हमारे जवानों ने सबक सिखाया है और आगे भी मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। अब चीन के खिलाफ कारोबार युद्ध में देश के कारोबारी और आम हिंदुस्तानियों ने मोर्चा संभाला है। बाजार पर बड़ी चोट लगी तो चीन तिलमिला जाएगा। जयपुर में शरद कुमार, जम्मू में सुनील जी भट्ट और सूरत में संजय राठौड़ के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बॉर्डर पर जो गुस्ताखी चीन ने की है उसकी कीमत भारत सरकार ने वसूलने की शुरुआत कर दी है। आर्थिक तौर पर भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दवाइयों के अलावा बाकी जितनी चीजों का आयात किया जाता है चीन से, उन सब पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है और यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं किसी दूसरे देश के रास्ते से चीन के सामान भारत के बाजार में न पहुंच जाए। भारत के साथ बड़े बड़े समझौते करने वाला चीन धोखेबाज निकला। गलवान में उसने भारतीय सैनिकों पर हमला कर साबित कर दिया कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ऐसे में भारत सरकार ने चीन पर आर्थिक प्रहार तेज कर दिए हैं। ताजा फैसले में केंद्र सरकार ने उन सस्ती चीजों और सेवाओं की पूरी सूची हर मंत्रालय से मांगी है जो चीन से आयात किए जाते हैं। खास तौर पर ऐसी चीजों की गुणवत्ता और दामों में तुलनात्मक रिपोर्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मांगी गई है। दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को छोड़कर भारत सरकार चीन से आयात होने वाले 250 सामान पर ड्यूटी बढ़ाने या उनकी गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने का मन बना रही है। इसका मकसद ये है कि घरेलू उत्पादों को चीन से कम कीमत में आने वाले वैसे ही उत्पादों से बाजार में मात न खानी पड़े। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समिति की मैराथन मीटिंग हुई, जिसमें देश में आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करने और चीन पर निर्भरता कम करने के उपायों पर बहुत देर चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर भी हुई कि चीन से आयात को कम करने के लिए फौरी और दूरगामी कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ ही देश भर में चीनी उत्पादों के प्रति बढ़ते बहिष्कार की भावना को देखते हुए भी सरकार बहुत सख्त कदम उठाने जा रही है। दरअसल ऑटो पार्ट से लेकर LED बल्ब तक के बाजार में चीन छाया हुआ है। भारत की ज्यादातर कंपनियां ऑटो पार्ट्स चीन से ही मंगाती हैं। 2015 के बाद चीन में ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफी तेजी आई। यही नहीं, चीन के LED बल्ब भारतीय बाजार में छाए हुए हैं। भारत में लोग जो LED बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसका काफी बड़ा हिस्सा मेड इन चाइना होता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन बाजार पर भी चीन छाया हुआ है।
देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। टेलीविजन के बाजार में चीन की कंपनियों की दखल करीब 45% है। सबसे संवेदनशील यानी दूर संचार उपकरणों में चीन ने भारतीय बाजार के 25% पर कब्जा कर लिया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 90% तक है। वहीं स्टील के बाजार में चीन का दखल 20% है। मेडिकल क्षेत्र में भी चीनी कंपनियों का निवेश 60% तक है। भारतीय बाजार में इसी घुसपैठ की बदौलत चीन आंखें दिखाता है। हमारे पैसे से वो अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है। सरहद पर उसकी घुसपैठ की सोच पर हमारी फौज ने जबरदस्त चोट की है। अब बारी भारतीय बाजार से चीन को रफा दफा करने की है। आज चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑलरेडी हिंदुस्तान में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव चल रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए। अब अगर सरकार भी चाइना जो हमें एक्सपोर्ट करता है और हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उस पर हायर टैरिफ, हायर कस्टम लगा देती है, तो चाइना की इकोनॉमी का नुकसान। भारत के साथ चीन के व्यापार में भारी असंतुलन है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से 65 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि उसे 16.6 अरब डॉलर का निर्यात किया। यानी चीन भारत के मुकाबले भारत को करीब 50 अरब डॉलर का सामान ज्यादा बेचता है। अब इसे पलटने का वक्त आ गया है। धीरे धीरे ही सही चीन को भारत के बाजार से बाहर कर दिया तो उसकी अक्ल ठिकाने आ सकती है। संजय शर्मा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। बताइए, इन बर्फीली दुर्गम चोटियों पर हमारे जो सैनिक हैं वो दिन रात मुस्तैदी से लगे हुए। किस हिंदुस्तानी का खून नहीं खौलेगा? सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों से अपील की है कि आप चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए। और उद्धव ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में 5,000 करोड़ का जो करार था चीनी कंपनियों से, उसे रद्द कर दिया। चीनी सामान के बहिष्कार का शोर राजनीति के गलियारे में भी हलचल मचाने लगा है। लोगों की नब्ज का ख्याल सरकारों को भी है और चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से को वो अनदेखा नहीं कर सकती। लिहाजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुले तौर पर राज्य के लोगों से चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें। इससे पहले बीजेपी नेता राम माधव ने आज तक के खास कार्यक्रम सुरक्षा सभा में कहा था कि चीनी सामान के बहिष्कार में सरकार की भूमिका नहीं बल्कि लोगों की भूमिका ज्यादा है। लोगों में ही चीन के प्रति एक डिसलाइकिंग बढ़ रहा है। मैं हेटरेट शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, डिसलाइकिंग बढ़ रहा है। सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमने आत्मनिर्भरता की बात की है। आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होने की बात है, उस पर हम अडिग है। भारत का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उधर महाराष्ट्र में भी चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ा तो उद्धव सरकार ने चीन के साथ किए गए 3 बड़े करार फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिए। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र सरकार ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत चीन की 3 कंपनियों के साथ में MOU साइन किया था, जिसके तहत महाराष्ट्र में ये कंपनियां 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली थी। लेकिन सीमा पर चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि इन MOU को जैसे थे स्थिति में रखा जाएगा, यानी इस पर आगे अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ MOU साइन किया था। कुल मिलाकर ये 5,000 करोड़ रुपए का करार था। तीनों कंपनियां पुणे के तालेगांव में ये निवेश करने वाली थी, लेकिन उद्धव सरकार ने चीन की हिमाकत को देखते हुए इन पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भारत शांति चाहता है।
इससे पहले भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। साथ ही BSNL और MTNL ने भी चीनी टेंडर को कैंसिल कर दिया था। सरहद से लेकर बाजार तक चीन को सबक सिखाने की मुहिम तेज हो गई है। भारत में आवाज उठी कि चीनी सामान का बहिष्कार हो। चीन से प्रतिक्रिया ये आ रही है, वहां के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि इसका जो नतीजा होगा वो दोनों देशों के लिए बुरा होगा। सस्ते और बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन करने वाले चीन के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। इसके बावजूद वो भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आया। जब भारत में बहिष्कार का शोर तेज हुआ और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था पर खतरा नजर आया तो उसके पैरोकार पैंतरेबाजी पर उतर आए। If the Indian people decide to walk away from the Chinese products, well, they may eventually, even unfortunately, end up with more expensive and probably not higher quality products than the Chinese companies may supply to the Indian market. चीन के पूर्व शासक डेंग जियाओपिंग के ट्रांसलेटर से और क्या उम्मीद ही की जा सकती है, जबकि हकीकत यही है कि चीन तमाम देशों में अपने खराब और सस्ते सामान की डंपिंग करता है, लेकिन भारत अब उसकी चालबाजी और बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।